दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के साथ हाजिर हुए उस टॉपिक का नाम है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे यूपी की सरकार ने अवैध घोषित करके गिराने का आदेश दे दिया है। तो इस पहले हम समझते हैं कि आखिर एक यूनिवर्सिटी को गिराने का फैसला क्यों लिया गया है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या गिराना ही आखिरी समाधान है। इन तमाम पहलुओं को हम एक एक करके समझेंगे। इसकी शुरुआत करते हैं हम इसकी पृष्ठभूमि से। दौर था 2004 का, जब यूपी में सपा की सरकार थी और आजम खां कैबिनेट मंत्री थे। आजम खां का ड्रीम था कि रुहेलखंड और आजम खां के इलाके में कोई बड़ा एजुकेशन हब नहीं है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी या बड़ा कॉलेज बनाया जाए। इसी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च बनाने के लिए उन्होंने सरकार के सामने एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी के तौर पर एक प्रपोजल रखा। 2004-05 में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया और आजम खां को माइनर यूनिवर्सिटी बनाने का परमिशन दे दी गई। इसको यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उन्होंने 2005 और 6 में 2005 और 6 में एक कानून पारित किया। उस कानून का नाम था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अधिनियम 2006। इस कानून के तहत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को एक निजी यूनिवर्सिटी के तौर पर वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। साथ ही साथ इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया और इस ट्रस्ट का नाम था मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का काम था यूनिवर्सिटी का संचालन करना और इस ट्रस्ट का जो चांसलर जिसे बनाया गया उन्हें बनाया गया आजम खां को, और आजम खां को इस पर आजीवन के लिए चांसलर बनाया गया। जब कानून बन के तैयार हो गया, ट्रस्ट बन के तैयार हो गया, तो अब बारी आती है कि इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की। जमीन पर उतारने के लिए जमीन चाहिए। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कानून कहता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी के काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर यूज़ कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा था, ज़मीन ज़्यादा चाहिए थी, इसलिए सरकार ने एक विशेष कैबिनेट आदेश पारित किया और एजुकेशनल पर्पज के लिए 400 एकड़ जमीन को एक्वायर करने की परमिशन दे दी। लेकिन सरकार ने यहीं पर शर्त रख दी कि आप ये जो ज़मीन एक्वायर करेंगे इसका पूरा का पूरा पर्पज एजुकेशनल होना चाहिए। दूसरा कि आप किसी भी तरीके का पर्सनल लाभ या व्यवसायिक काम में इस ज़मीन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा इसमें कहा गया कि आप जब भी लैंड एक्वायर करें तो आप किसी भी सरकारी या सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध नहीं करेंगे। इन शर्तों के साथ सरकार को 400 एकड़ जमीन को एक्वायर करने की परमिशन मिल गई। तब परमिशन मिल गई, फिर शुरू होता है जमीन को अधिग्रहण करने का काम। ट्रस्ट ने इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के लिए जमीन को खरीदने की योजना बनाई और यह रामपुर के रामपुर में के जो सीगन खेड़ा इलाका है और उसके सटे आसपास के गांवों के किसानों से जमीनों को खरीदा गया। ठीक है, लेकिन यहाँ जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, कागजों में यही लिखा है कि यह जो खरीद हुई है वह किसानों की सहमति और उस करंट में उस टाइम जो
लैंड रेट चल रहा था, जो बाजार रेट चल रहा था उस पर हुई है, या फिर जो आपसी सहमति से जो मुआवजा तय हुआ था उस पर खरीद हुई है। यानी कहने का मतलब है इसमें किसी भी तरीके की खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, सभी लीगल तरीके से हुआ है। जब ये 400 एकड़ जमीन को खरीद लिया गया तो फिर शुरू होता है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया गया। एक 400 एकड़ में एक विशाल कैंपस खड़ा किया गया, उसमें एक सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई। उस लाइब्रेरी का नाम था मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी। मुमताज सेंट्रल लाइब्रेरी। यहाँ पर हजारों बुक्स को रखा गया। ये बुक्स आधुनिक बुक्स भी थी और पांडुलिपियों में मैन्युस्क्रिप्ट थी, हाथों से लिखी हुई किताबें थी, जो रिसर्च का एक बहुत बड़ा केंद्र था। फैकल्टी ब्लॉक्स, जब कैंपस बड़ा था तो आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, इकोनॉमिक्स फैकल्टी, इस तरीके से कई ब्लॉक्स बनाए गए। दूसरा मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल और साथ ही साथ एक मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बनाया गया। यहाँ बच्चों को रहने के लिए एक बेहतरीन हॉस्टल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। दूसरा एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया ताकि बच्चे रह सकें और खेल सकें। इस तरीके से आजम खां का यह प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो ज़मीन पर उतर आया और यह 2014 तक पूरा हो गया और 15-16 में ये पूरी तरीके से कार्यान्वयन हो गया। इसमें बच्चे एडमिशन लेने लगे, पढ़ने लगे, डिग्रियां मिलने लगी, चलता रहा। 2017 तक इसमें किसी भी तरीके का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ, कोई विवाद सामने नहीं आया। लेकिन विवाद की शुरुआत होती है सत्ता परिवर्तन के साथ। इसको हम समझते हैं अब।